बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में ₹1.81 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए की नई बुलंद सतह पर कायम है। रवां हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर ₹5.99 महंगा हो चुका है। 26 अक्टूबर 2021 को इंटरबैंक में डॉलर ने 175.27 रुपए की बुलंद सतह कायम की थी। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक हफ्ते में डॉलर 6 रुपए महंगा हुआ है। आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में मजीद ₹1.81 महंगा हो गया और रुपए की कदर मुसलसल कमी का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम हुआ है। रवां हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर ₹5.99 महंगा हो चुका है। 26 अक्टूबर 2021 को इंटरबैंक में डॉलर ने 175.27 रुपए की बुलंद सतह कायम की थी। ओपन मार्केट में मजीद डॉलर बुलंद सतह पर पहुंच गया है और 178 रुपए में डॉलर फरोख्त हो रहा है, जबकि एक हफ्ते में 6 रुपए डॉलर महंगा हुआ है। आपको बताएं कि रुपए की जो कदर है वो मुसलसल कम हो रही है और इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.81 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में 176 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम है। रवां हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर ₹5.99 महंगा हो चुका है। 26 अक्टूबर 2021 को इंटरबैंक में डॉलर ने 175.27 रुपए की बुलंद सतह कायम की थी। बिजली, गैस समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा होने लगा है। फैसलाबाद में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दर्जनों यूनिट्स बंद हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, आगाह कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी पैदावारी लागत इतनी बढ़ चुकी है कि अब फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो चुकी हैं और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करेंगे। एहतशाम साहब, बताइएगा कि अब सुनने में आ रहा है कि कई फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और कई फैक्ट्रियों ने जो है मुतबादिल दिनों के ऊपर यानी अल्टरनेट डेज के ऊपर अपनी फैक्ट्रियां चलाना शुरू कर दी। तो क्या कहेंगे इस वाले, इसकी वजूहात क्या है? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, लोगों की पर कैपिटा इनकम या लोगों की कुव्वत खरीद जो कम हो गई है, उसके वजह से आपकी जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री है या लोकल मार्केट है, उसके अंदर कपड़े की डिमांड एकदम से कम हो गई है। और जब उसकी डिमांड कम हो गई है तो ऑब्वियसली आपके कारखाने जो वो कपड़ा बनाते थे तो वो भी उस तरह नहीं चल पा रहे। दूसरा, बढ़ती हुई डाइज एंड केमिकल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, आपके कोल की प्राइसेस, आपकी सैलरीज, आपके ये सारे का सारा आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा दिया। आपकी जौन सी थी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को उसने इंक्रीज किया। दूसरी तरफ आपकी मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये एक गैप है जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में हमने अपटमा के अंदर गुजरांवाला फैसलाबाद रीजन का मुश्तरका इजलास बुलाया, जिसके अंदर इस सारी सूरत हाल को डिस्कस किया गया। कराची हमारे साथ ऑनलाइन था। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हमने चीज़ें देखी तो सारे फैक्ट्री वालों ने, क्योंकि बहरहाल मजदूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस फैक्ट्री में सकत थी उसने हफ्ते के अंदर 3 दिन चलाने पे कोशिश कर रहा है। जिस फैक्ट्री वाले के अंदर नहीं सकत थी वो अभी बंद कर रहा है, उसने अभी बंद कर दी है। वो अपनी महीने 1.5 महीने के लिए शटडाउन की तरफ जा रहा है। मुमकिन है ये शटडाउन ज़्यादा तवील मुद्दत के लिए हो जाए, क्योंकि हर बंदा अपनी प्रोडक्शन का टेल कर रहा है, क्योंकि उसे नज़र आ रहा है कि इस वक्त मार्केट के अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन देके। 2 क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिएगा। आगे फ्यूचर नियर मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, एक, और दूसरा ये कि वर्कर्स कहां पे स्टैंड करते हैं? देखिए जी, जिस तरह गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के अंदर रिलीफ दी, प्राइसेस को हाई किया, लोगों की कुव्वत खरीद वहाँ कुछ बढ़ी है, इसी तरीके से गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि या तो इन्फ्लेशन को कम करे या
लोगों की कुव्वत खरीद को बढ़ाए, ताकि मार्केट के अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट मार्केट है, लोकल की मार्केट है, उसके साथ और क्रॉस द बॉर्डर जो से काम है उनको भी खोला जाए, ताकि किसी न किसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो और लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़े। नहीं तो मजबूरन फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्शंस कम करने पर मजबूर हो जाएंगी, जिसके नतीजे में ऑब्वियसली आप देखेंगे कि मजदूर भी बेरोजगार होंगे जब आपकी वो प्रोडक्शन नहीं होगी और बाकी सारी चीजें भी नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली एक बहरान की कैफियत आने इस वक्त फैक्ट्रियों को चलाए रखना नुकसान उठाने के मुतरादिफ है। तो इस वक्त जो खास तौर पर एप्टप्मा के हवाले से ये बताया जा रहा है, सेंट्रल चेयरमैन की जानिब से तस्दीक की गई है कि फैसलाबाद के अंदर कई यूनिट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबे भर में लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की तादाद 11 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की 15 हो गई है। म्यूनिसिपल कमेटीज की तादाद 109 और टाउन कमेटीज की 125 तजवीज़ की गई है। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इसमें कबल सूबाई वज़ीर बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मसौदे के नुमाया खतों से आगाह किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात के मुताबिक नए बल्दियाती निज़ाम में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तादाद 11 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तादाद जो 15 होगी। इसके साथ इसी तरह म्यूनिसिपल कमेटीज की तादाद 109 और टाउन कमेटीज की तादाद 125 तजवीज़ कर दी गई है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 का मकसद निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली करना है, जबकि अजलास में वज़ीर जंगलात मोहम्मद सफ्तान खान, वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांगीर किची, पार्लियामेंट सेक्रेटरी मलिक अहमद खान, इफ्तिखार हुसैन गोंदल ने इस मौका पर खुसूसी तौर पर शिरकत की। जिस मौका पर सूबाई वज़ीर बल्दियात ने सूबाई वज़रा को लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के मसौदे पर ब्रीफिंग भी दी। इस मौका पर सूबाई वज़ीर का कहना था इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से आवाम को बाख्तियार बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम निचली सतह पर आवाम के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा होगा। ये मसौदा वज़ीर आला पंजाब को पेश किया जाएगा, जिसके वज़ीर आला पंजाब अप्रूवल के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असलम आपका। महकमे बल्दियात के मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम कर दी गई है। दुल्हा दुल्हन और गवाहान को भी अब खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट पेश करना लाजिम करार दिया गया है। अब्दुर्रहमान से इस बारे में मजीद जानेंगे। अब्दुर्रहमान, बताइएगा, उलमा का क्या मौकिफ है? जब बात की जाए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के मुस्लिम लॉ कवानीन में जो तरमीम है वो की गई और ये पंजाब असम्बली की जानिब से करारदाद मंजूर की गई थी कि यहाँ पर जो निकाहनामा का खाना है वो बढ़ाया जाए, उसमें तब्दीली की जाए और उसमें ख़त्म नबूवत के हवाले से वाज़े तौर पर लिखा जाए। तो इस सिलसिले में दूल्हा दुल्हन और गवाहान की जो सर्टिफिकेट है ख़त्म नबूवत के हवाले से पेश करना लाजम होंगे। यहाँ पर हमारे साथ मारूफ मौलाना साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद अमजद मौजूद है, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। बस अब आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ पंजाब असम्बली में ये जो बिल पास हुआ है ये ऐन इस्लामी तालीमात और उन इस्लामी जो कवानीन हैं उनका एक बड़ी देर से हम मुतालबा कर रहे थे, उसके मुताबिक ये बिल्कुल सही हुआ है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसके लिए तमाम सियासी जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है। ख़त्म नबूवत के बगैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल यकीन न रखे। तो मैं ये समझता हूँ पंजाब असम्बली में जितनी सियासी जमातें थीं उन्होंने अपने ईमान और मुसलमान होने का सबूत देते हुए ये एक बिल पेश किया जिसमें ये तय किया गया कि दो जो मियाँ बीवी बनने के लिए जा रहे हैं, लड़की और लड़का, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो मुसलमान होने वाली जो शराइत हैं उस पर भी पूरा उतरें और उसके लिए ज़रूरी था कि वो ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बुनियादी अक़ीदा था और इसके बगैर इस्लाम में ईमान मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए इस पर हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं और जो लोकल गवर्नमेंट में जो निकाह नामे का जो एक जुज़ है उसमें ये शिक शामिल कर दी गई है। तो अब जो निकाह खां होगा उसके लिए ये आसानी होगी कि वो लड़की और लड़की से इस बात पर वजाहत तलब करेगा कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन समझते हैं, आखिरी नबी समझते हैं। जब वो इस बात का इकरार करेंगे तो ये जो हमारे पास शिकायत आ रही थी कि कोई गैर मुस्लिम जो हैं वो मुसलमान बनकर मुसलमानों के अंदर निकाह कर रहे थे, उनसे हमारे बच्चियां और बच्चे महफूज रहेंगे।
جو اس حوالے سے علماء کی جانب سے خوشائند قرار دیا گیا کہ اس طرح سے جو ختم نبوت کے حوالے سے عشق شامل کی گئی ہے، کھانا بڑھایا گیا، تو اس کا بہت زیادہ جو مثبت اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور کوئی بھی غیر مسلم ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ توبہ ایمرجنسی صورتحال میں شہریوں کے تحفظ کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سرکاری اور نجی ایمبولینسز ریسکیو کے زیر انتظام کر دی گئی ہیں۔ محکمہ ایکسائز کو رجسٹریشن کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ضلع میں رجسٹرڈ ایمبولینسز کی تعداد 25 ہو گئی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسی بارے میں جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، توبہ ٹیکسنگ میں کسی بھی ناگہانی صورتحال کے دوران شہریوں کی بر وقت مدد کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ توبہ ٹیکسنگ کے تمام تر سرکاری و نجی اداروں میں جتنی بھی ایمبولینسز ہیں وہ تمام تر ایمبولینسز ریسکیو 1122 کے زیر انضام کر دی ہیں۔ ریسکیو 1122 ہی ان تمام تر جو ایمبولینسز ہیں ان کے معاملات کو دیکھے گا، اور اس حوالے سے ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر فراز منیر کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ ایکسائز کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ابھی کسی بھی ایمبولینسز کی جو رجسٹریشن ہے وہ ریسکیو 1122 کی منظوری کے بغیر نہیں کی جائیں گی۔ اب تمام تر جو ایمبولینسز ہیں وہ ریسکیو 1122 کی منظوری کے بعد ہی رجسٹرڈ ہوں گی۔ تاہم اس وقت ضلع بھر میں رجسٹرڈ ایمبولینسز کی تعداد 25 ہو گئی ہے، جس سے بلا شبہ توبہ ٹیکسنگ کی تمام تر تحصیلوں میں رہنے والے افراد کی مشکلات کم ہوں گی۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے دوران ان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بر وقت ایمبولینسز وہاں پر پہنچ سکیں گی۔ تاہم ان کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد سیکریٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر احمد جاوید قاضی نے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی اسپتال، الائیڈ اسپتال اور برنز یونٹ کا وزٹ کیا ہے۔ اسی بارے بات کریں گے ہمارے نمائندے عزادار حسین سے، جو اس وقت سیکریٹری ہیلتھ احمد جاوید قاضی کے ساتھ موجود ہیں۔ عزادار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیکٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے آج سارا دن فیصل آباد کے ٹیچنگ اسپتالوں میں گزارا جائے گا، اور ابتدائی طور پر انہوں نے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، الائیڈ اسپتال اور برنز یونٹ کا وزٹ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہم سے جانتے ہیں، سر آپ نے وزٹ کیا، ڈیٹیل وزٹ کیا، حالات آپ کے سامنے؟ جی آج میں یہاں پورے دن کے وزٹ پہ ہوں فیصل آباد میں۔ مختلف ہاسپٹلس کا بھی دورہ ہوگا۔ ابھی الائیڈ ہاسپٹل کو ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہ کافی بہتر سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں۔ جہاں پہ مزید بہتری کی گنجائش تھی، وائس چانسلر صاحب میرے ہمراہ ہیں، ایم ایس صاحب بھی ساتھ تھے۔ امید ہے کہ یہ مزید وہاں پہ بہتری لائی جائے گی۔ انہوں نے مختلف ایکشنز بھی لیے ہیں، جیسے یہاں پہ اویلیبلٹی آف سینئر ڈاکٹرز اب پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ پھر یہاں پہ حکومت پنجاب کی طرف سے جو نیا ریجنل بلڈ سینٹر بن رہا ہے، یہ ایک بڑی میجر اسکیم ہے اور ایک اچھی فیسلٹی یہاں پہ آ رہی ہے۔ بریسٹ کلینک جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے رن ہو رہا ہے، مزید اس میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کچھ جگہ پہ ہمیں بلڈنگز کے اور واٹر اینڈ سینیٹیشن کے ایشوز نظر آئے ہیں، اس کے لیے آلریڈی ایم ڈی واسا اس وقت یہاں موجود ہیں ود ان دا ہاسپٹل، وہ اس کو بھی ایگزامن کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کی ترجیحات میں شامل ہے جی کہ تمام شہروں میں اور پرٹیکولرلی بڑے شہروں میں جو طبی سہولیات ہیں ان کو مزید امپروو بھی کیا جائے، اور جو ابھی موجود ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلایا جائے۔ جو ڈیفیشنسی ہے، جو ہیومن ریسورس کی شیپ میں ہو یا فنڈنگ کی شیپ میں ہو، تو اس کو ہم ساتھ ساتھ پورا بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وائس چانسلر صاحب، ایم ایس صاحب، ڈاکٹر صاحبان، ان کو اوبیسلی زیادہ محنت کرنی پڑے گی سو دیٹ یہ یہاں پہ جو مریض آ رہے ہیں وہ یہاں سے شفا یاب ہوں، اور جو ان کے ساتھ ان کے اٹینڈنٹس ہیں وہ بھی سیٹسفائیڈ جائیں کہ جو یہاں پہ جس طریقے سے ان کو کیئر کی گئی ہے وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہے کہ نہیں۔ سینٹرل پرچیز ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا کی زیر صدارت انسداد ڈینگی سے متعلق اجلاس ہوا۔ تمام اداروں کو اقدامات صوبائی ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ تمام محکموں کو کارروائیاں تیز کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وسیم احمد سے جانتے ہیں۔ وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی صوبہ بھر میں ڈینگی کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جھنگ کے اندر بھی ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہد جویا کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع کے تمام افسران نے شرکت کی۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہد عباس جویا صاحب۔ جویا صاحب بتائیے گا، جو ڈینگی ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ نومبر کا مہینہ جو عموماً ڈینگی کا پیک سیزن ہوتا ہے،
उसमें पूरे सूबे में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आकर उस रेशो के साथ नहीं बढ़ रहे जो साबका हमने पिछले महीनों में देखे हैं। झंग में हम डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी की वीकली मीटिंग फ्राइडे वाले दिन करते हैं। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ जिन्होंने परफॉर्म करनी होती है, इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़, उनके साथ हेल्थ ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स भी मौजूद होते हैं। झंग में इस वक्त सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। अब तक हमारे पास 23 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वो सारे के सारे बाहर से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। झंग का अपना कोई लोकल केस नहीं है। अलबत्ता यहाँ ठीक है, अब तक हमारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि झंग महकमा ज़राअत का गरां फरोशी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन सामने आया है। एक हफ्ते में 4 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि शहरियों को शिकायत के लिए खुसूसी हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। अवैस खान से मजीद जानते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से गिरां फरोशी करने वाले अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का अमल जारी है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जो है गुलदार की जानिब से जो है बड़े पैमाने पर जुर्माने भी किए गए हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा गिरां फरोशी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिला झंग में? देखें जी, आमर यकूब वल्द यकूब मला चुन भरवाना में उसके खिलाफ थाना मत्सम में 272/21 FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। इस तरह बिलाल सादक ट्रेडर्स में तला उस्मान के खिलाफ थाना कोतवाली में FIR जो है वो दर्ज करवाई जा चुकी है। इसी तरह महमूद ट्रेडर्स जो हैं जिन्होंने ओवर प्राइसिंग की थी, उनको कल 1 लाख रुपया जुर्माना किया जा चुका है। और हमारे जो मजिस्ट्रेट, प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, वो भी, मैं भी बतौर असिस्टेंट कंट्रोलर जो हैं, हम अल्लाह के फजलो करम से जो जितने भी ग्रां फरोश हैं, ओवर प्राइसिंग करने वाले हैं या ब्लैक मार्केटिंग हैं या कोई 2 नंबर खाद बेचने वाले हैं, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानून को नाफज करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश बरोए कार लाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सेंट्रल पंजाब क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप जारी है। दी ग्रेट 11 और इलाही क्रिकेट क्लब मद्दे मुकाबिल हैं। इलाही क्लब ने पहले खेलते हुए 40 ओवर्स में 227 रन बनाए। दी ग्रेट 11 की बैटिंग जारी है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, मैच से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल पंजाब क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप के जो मैचेस हैं वो जारी है, जिसमें आज बोड़ावाली ग्राउंड में जो है दी ग्रेट 11 और इलाही 11 के मोबाइन जो है वो टकरा जारी है। दी ग्रेट 11 ने जो है पहले टॉस जीतकर जो है वो बॉलिंग का फैसला किया और 228 रन्स पे जो है वो आल टीम को जो है वो ढेर कर दिया। जबकि जो है वो अभी अगर मैं बात करूँ, दी ग्रेट 11 के प्लेयर विकेट के अंदर मौजूद हैं, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और अच्छी बैटिंग के साथ जो है वो ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। मेरे साथ प्लेयर मौजूद है दी ग्रेट 11 के, उनसे बात करते क्या कहेंगे ऐसी एक्टिविटी होना खासकर नए बच्चों के लिए, क्या कहेंगे इसमें? जी सही बात है, इस तरह के टूर्नामेंट हों तो फिर काफ़ी टैलेंट सामने को हमें दिखेगा। और आज के जहाँ तक पिच के हवाले से बात है, हमने टॉस जीता था और हमने बॉलिंग का फैसला इसलिए किया क्योंकि विकेट थोड़ा गीला था, तो जिसकी वजह से थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो सकता था। तो फिर इसी वजह से हम बैटिंग हो रही है, इंशाल्लाह चेज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो नौजवान नस्ल के लिए ऐसे टूर्नामेंट कैसे? नौजवान नस्ल के लिए काफ़ी बेहतर है ये, इनसे काफ़ी सीखने को कुछ मिलेगा और काफ़ी टैलेंट सामने आएगा। इस विकेट के अलावा दूसरी विकेटों के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके के? बोड़ावाली क्रिकेट ग्राउंड की विकेट, जहाँ तक बोड़ावाली क्रिकेट ग्राउंड की पिच की बात है, काफ़ी ग्राउंडों से बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद PHA CB यूनियन की मुलाजमीन के लिए बड़ी काविश, कुरंदाजी के जरिए 7 मुलाजमीन में मोटरसाइकिलें तकसीम की गईं। डायरेक्टर जनरल PHA आसिमा एजाज चीमा ने चाबियां तकसीम की। रमजान मिर्जा से जानते हैं। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PHA CBA यूनियन और PHA के ताउन से फैसलाबाद PHA में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको कुरानंदाजी के ज़रिए 7 मोटरसाइकिलें जो हैं वो दी गई हैं और चाबियां जो हैं वो डायरेक्टर जनरल PHA आसमा एजाज चीमा ने ख़ुद उनके हैंड ओवर की। इस मौका पर ना सिर्फ CBA यूनियन के सदर मौजूद थे, इसके साथ साथ डायरेक्टर्स और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम बताइएगा, CBA की जानिब से बड़ी अच्छी काविश है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं भी ज़रूर इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि CBA की जानिब से ये जो एक प्रपोज़ल इनिशिएट किया जाता रहा कि पहले हज और उम्रे की मद में ये रकम दी जाती थी और बिला सूदी आसान एक साथ पर उनकी पे में से ये डिडक्ट की जाती थी अमाउंट,
تو چونکہ اب کووڈ-19 کی وجہ سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بین ہے، تو اس کا ایک بہت اچھا آلٹرنیٹو سجیسٹ کیا گیا کہ کیوں نہ ان مزدوروں کو ایک ان کا اپنا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہم دے دیں انہی پیسوں سے. تو یہ تقریباً 7 عدد بائک ہیں جو دیے گئے ہیں ان کو، اور یہ انہی کے پیسے ہیں، اس میں سے کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی ان کی. تو یہ کائنڈ آف گفٹ ہے ان کے لیے کہ اپنی سواری جو ہے وہ ظاہر ہے آف کورس کہ اٹس دا بیسٹ تھنگ کہ جس پہ آپ اپنی مرضی سے جیسے مرضی ٹریول کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ سی بی اے صدر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رانا صاحب، کوئی ایک فکرہ اپنے ملازمین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں صرف اتنا ہی کہاں کہ آسما چیما جیسا جڑا نا جی افسر کدی کدی آتے پی ایچ اے واسطے. اور جو ملازمین کا مستقلی کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ اداں دے مہربان افسر رہے تھے ان قریب ورک 4 ملازمین نو انشاءاللہ ریگولر آرڈر ملے. ان کا کہنا ہے کہ آسما یا سیما کے تعاون سے یہ سب ہوا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں جو عارضی ملازمین ہیں ان کے ریگولر کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جا سکیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی.